बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ और उसमें मैं वर्ण पढ़ा रही हूँ। वर्ण का संक्षिप्त सा परिचय देके फिर मैं वर्ण संयोग पर आ जाऊँगी, क्योंकि पुनरावृत्ति चल रही है तो मैं इसमें दोनों चीज़ें समझा रही हूँ। तो वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जैसे ही बच्चा थोड़ी सी उम्र का हो जाता है उसकी जो विचार विनिमय की प्रवृत्ति ध्वनि के माध्यम से थी, वो ध्वनि धीरे धीरे वर्णों में परिवर्तित होने लगती है। जैसे बच्चा रोते समय ही उसके स्वर जन्म लेने लगते हैं। स्वर के बाद वो व्यंजन सीखता है जब उसकी थोड़ी कम उम्र हो जाती है। जब उसकी थोड़ी सी उम्र कम ही रहती है, थोड़ी सी बढ़ती है, 5 महीने 7 महीने और साल भर के होते होते वो व्यंजन बोलने लगता है। क म प आदि वर्ण उसके मुख से निकलने लगते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो वर्णों को जोड़ना सीख जाता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। इसको अक्षर भी कहते हैं, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन 33 हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कुल 44 होते हैं। कुछ स्वर इसमें आगत होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं जो संयुक्त होते हैं, जिसको कि मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो मैं आती हूँ आपको अभी सीधे मैं वर्ण संयोग पर आ जाती हूँ। वर्ण संयोग से तक मैंने आपको यहाँ तक संयुक्त व्यंजन तक की चीज़ें बता दी थी, तो वर्ण संयोग इसलिए मैं आज बता रही हूँ, क्योंकि आपके पुस्तक में होगा, आपके बार बहुत बार मन में आता होगा कि वर्ण संयोग क्या है। तो स्वर और व्यंजन का संयोग को हम वर्ण से कहते हैं। स्वर और व्यंजन का संयोग। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है, ध्वनि के बाद उसके मुख से स्वर ही फूटते हैं, आ ई ऊ, जिसमें कि स्वतः निकलते हैं। मुख के अलग अलग स्थानों से हवा रुकती नहीं है, सीधी निकलती है, तो उसे हम आराम से स्वर कहते हैं। और लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होता है तब वो स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ना सीखता है। जैसे हम बोलते हैं आम, तो बच्चा माँ बोलना सीख गया और आ के साथ जोड़ लिया तो आम। तो वर्ण में ये व्यंजन और स्वरों का संयोग होता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो वास्तव में स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वास्तविक रूप में ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। स्वर व्यंजन से पहले आता है, और जैसे हम उदाहरण देते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और जब स्वर व्यंजन से पहले आते हैं तो अपने वास्तविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे अनार, आम, इमारत। देखिए, सब शब्दों में स्वर पहले आया है। ईख, उपवन, ईख, उपवन, ऋषि, ऋषि, एकता,
एट, ओस, औरत। देखिए मैंने सभी स्वरों से एक एक शब्द यहाँ लिखा है, जिसको देख के अभ्यास, ये व्यंजन बाद में आया है और स्वर पहले प्रयोग किए गए हैं। तो ये ज्यों के त्यों आते हैं। जब स्वर व्यंजन के बाद आते हैं, फिर जब स्वर व्यंजन के बाद आते हैं, जब स्वर व्यंजन के बाद आते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते। जब स्वर व्यंजन के बाद आते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते। जैसे हम क बोलते हैं, लिखे जाते। जैसे अगर हम कहते हैं क, खाली क कहते हैं तो क के साथ अ अपने आप जुड़ा होता है, तो हम उसे कहते हैं, बल्कि उनकी मात्राएं आ जाती हैं। लिखे जाते हैं, मूल रूप में नहीं लिखे जाते। अ स्वर को छोड़कर प्रत्येक स्वर के लिए मात्राएं निश्चित हैं। अ स्वर को छोड़कर प्रत्येक के लिए मात्राएं निश्चित हैं। जैसे अब लिखना है तो कोई मात्रा नहीं, लेकिन आम लिखना होगा तो बड़ी मात्रा, या माता लिखना होगा तो आप, ये बड़े आ की मात्रा है। तो इस तरीके से देखे जाए तो इस लघु अ के लिए, छोटे अ के लिए छोड़कर सभी के लिए मात्राएं निश्चित हैं। जैसे कब शब्द है, अब इसको अगर हम वर्ण विच्छेद के हिसाब से करेंगे तो क अ प्लस ब अ, तब जाकर ये कब बनेगा। ये आपको वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग के आधार पर आपको मैं बता रही हूँ। लेकिन काल लिखना है तो मात्रा रहेगी, काल लिखना है तो मात्रा लग गई, किला लिखना है तो मात्रा लग गई। तो ऐसे ही सब स्वरों के एक अ स्वर को छोड़कर सभी के लिए कुछ न कुछ मात्राएं निश्चित हैं। स्वर व्यंजन और व्यंजन का संयोग। अब मैं आपको व्यंजन और व्यंजन का संयोग बता रही हूँ। व्यंजन और व्यंजन का संयोग। अब व्यंजन और व्यंजन का जो संयोग है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि व्यंजन का व्यंजन से संयोग होता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके भी बहुत सारे नियम हैं। व्यंजनों के संयोग संबंधी अलग अलग नियम हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है, जैसे मैंने कह दिया आधा क और ता लगा, पत्ता लिखा, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। या क और श मिला के ये संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन हो गया। ये एक से नहीं बनता। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी जानकारी है जो मैं आगे आपको बता रही हूँ, जो वर्ण का एक भाग है जिसे आपको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप, हेडिंग डाल देती हूँ। खड़ी पाई वाले
व्यंजनों का संयुक्त रूप। कितने ऐसे व्यंजन हैं जो खड़ी पाई के माध्यम से लिखे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे व्यंजन है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रही हूं। ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, अण, त, थ, ध, न, प, फिर ब, भ, म, य, र, नहीं, य, ल, व, श, ख, श। देखिए, इस सारे वर्णों में लकीरें बनी हैं। इनको हम कहते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन। इनको हम कहते हैं खड़ी पाई। जितने भी व्यंजन लिखे हैं सब में देखिए, ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, अण, त, थ, ध, न, प, ब, म, भ, म, य, र, य, ल, व, श। तो इस तरीके से देखिए, तो ये सारे व्यंजन खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर आपको लगता है इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ तो मुझे आपको बताना ही था। अब मैं बिना खड़ी पाई वाले और एक चीज और बता दूं कि इन व्यंजनों के अंत में एक रेखा मिलती है, इसे पाई कहते हैं। ये आगे के व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो इन्हें हटा दिया जाता है। जैसे जहां आधा अक्षर लिखना होता है तो इसको आधा बनाने के लिए, इन व्यंजनों को आधा बनाने के लिए, जैसे हमें ख्याति लिखना हो, अगर हमें शब्द लिखना है ख्याति और हमें आधा बनाना है तो हम इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं और लिख देते हैं ख्याति। हमें लिखना है अगर बच्चा, तो बच्चा की खड़ी पाई हटा देंगे, बच्चा हो जाएगा। फिर लिखना है हमें सुरम्य, तो जिस भी अक्षर को हमें लिखना हो इसमें से कोई भी, उसमें हम क्या करेंगे, प्यारा लिखना हो, आधा प या र। देखिए, ये आधा प, यानी कि अगर हम इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे तो इसकी मान्यता जो है वो आधे अक्षर के बराबर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इसको रब करती हूँ। तो ये मैंने आपको बताया। अब बिना पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप आपको बताती हूँ। बिना पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनका संयुक्त रूप, तो ये खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप था। अब बिना पाई वाले, बिना पाई वाले, बिना पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप, व्यंजनों का संयुक्त रूप। अब बिना पाई वाले व्यंजन को संयुक्त रूप में बताऊंगी कैसे होता है। उसी व्यंजन को पुनः लिखा जाता है।
बिना पाई वाले व्यंजन जो होते हैं, पहले वो बता दूं कौन कौन से हैं बिना पाई के व्यंजन। तो बिना पाई वाले व्यंजनों में क वर्ग का कौन कौन, जैसे क वर्ग का अंगा आपका बिना पाई वाला माना जाएगा। फिर उसके बाद द आपका बिना पाई का है, चवर का छ अपना आपका बिना पाई का है, टवर का ट ठ ड त ठ ड बिना पाई का है, ढ इसका करीब करीब सब जो है बिना पाई का। उसके बाद ह, ये आपके बिना पाई के व्यंजन हैं। अब इनको अगर आपको आधा अक्षर लिखना हो, ऐसे अक्षरों को अगर आधे में लिखना है तो इसके नीचे हलंत लग जाता है, ऐसे। ये देखिए ऐसे लगा देंगे, आधे का मान देने लगेगा, ये ऐसे आधे का मान देता है। तो इसको भी एक संयुक्त व्यंजन करते हैं। इसके पहले वाले व्यंजन पर हम आधा लगाएंगे और बाद वाले पर पूरा। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। जैसे हमें वांग्मय लिखना है, शब्द है वांग्मय, ये अंगा है, लेकिन उच्चारण में वांग्मय जो है वो आधा आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे तो ऐसे कर देंगे। फिर हमें लिखना है गट्ठर। अब गट्ठर में आधा ट भी आना चाहिए, यहाँ लगाएंगे हलंत और यहाँ ठ और र, ये हल चिन्ह लगा के, तो हमने इसको आधा बना दिया। अब बिना पाई वाले अक्षरों को जब आधे अक्षरों में परिवर्तित करना होता है तो हम उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। हल चिन्ह लगा करके हम उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो दो चार उदाहरण मैं और लिख देती हूँ आपको। जैसे शब्द है गड्ढा, हम क्या लिखेंगे, ड के नीचे अलग, फिर ढ लगाएंगे। फिर शब्द होता है खट्टा, तो देखिए ख, और इसको दो तरीके से लिखा, पहले ऐसे लिखा जाता था, अब आजकल हम लिखते हैं इसको खट्टा, ऐसे। अगर जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र का प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हम कहेंगे प है और तब रा आता है, जैसे प्रा कैसे बनता है ये आप समझ लीजिए। तो मैं इसके दूसरे नियम को लिख देती हूँ। जब र से पहले, जब र से पहले कोई स्वर रहित, जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से होता है। अब जैसे शब्द लिखना है, ये पा आ गया। अब बहुत जगह प्र को बोलते हैं पर, प्रखर, तो अब यहाँ प्रबल लिखना है। तो अगर हमें प्रबल लिखना है तो प्र के लिए हम कहेंगे प, उसके बाद आएगा र। अब इस व्यंजन के बाद र आया है तो ये प्र हो जाएगा। प के बाद जब कभी भी र आता है, प के बाद जब कभी भी र आता है तो उसे हम, प के बाद जब कभी भी र आता है तो उसे हम प्र में परिवर्तित करते हैं। ये ध्यान में रखना होगा।
कि प के बाद र आने पर कैसे व्यंजन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण लिख दें आपको, जैसे उदाहरण में लिख दें, जैसे प्रकाश। अब इसको अगर कोई प्रकाश, देखिए अब ये र जो है यहाँ आ गया, पदेन र बन जाएगा, पदेन र इसको कहते हैं। तो मैं इसको मिटा दी हूँ, तो समझाने के लिए मैंने आपको इसको किया था। उसके बाद प्रकाश, प्रस्तुति, प्रस्तुति, प्रतीक्षा। दो चार शब्द लिख देती हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर क्रम, देखिए यहाँ लगता क्रम, ऐसे लिखिएगा तो हो जाएगा करम। अब ये र यहाँ आ गया। वज्र, अब यहां पर देखिए वज्र में क्या होगा, इसको करेंगे तो ऐसे आएगा ये। अब ये यहां आके पैर में लग गया। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो आपको बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे। अब र ट ड के साथ र का संयोग कैसे होता है, देखिए ध्यान रखिएगा। तीसरा अर्थ है त और ड के साथ र का प्रयोग। ट और ड के साथ प्रयोग हमेशा जो होता है ये पैर में लगता है, पदेन र, पैर की तरफ इस लगेगा। ट में र लगाना होगा तो हमेशा आप ऐसे लगाएंगे, ड में र लगाना होगा तो ऐसे लगाएंगे। इस तरीके से ट और ड का र बनता है। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए जैसे ड प्लस र है तो इसका क्या बन जाएगा, ड्र। हमको लिखना है ड्रम, ट्रक। उदाहरण देखिए, उदाहरण है ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, उष्ट्र, ट्रंक, ड्रामा, ड्रामा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जहां कहीं भी ट और ड के बाद र आना है उसको हम इसके नीचे पैर के पास लगाते हैं, तो ये हो जाता है र का प्रयोग। इसके बाद जो र और कैसे होता है, जो चौथा उदाहरण है, हम श्रीमान श्रीमती लिखते हैं, श्रीमान या श्रीमती। अब ये श्री जो है, ये श्री जो है वो क्या होता है, स और र का योग होता है, तो श्र कहलाता है। तो ये व्यंजन ही है। तो इसको देखिए कैसे होता है। अब इसमें क्या होगा कि श के साथ जब भी र आएगा, श के साथ र जुड़ने पर श प्लस र इज इक्वल श। जैसे उदाहरण लिखिए, श्रमिक, श्रमिक। अन्य उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण लिखते हो, श्रवण, श्रम, श्रुति,
शेर, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान इत्यादि। तो ये देखिए मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई कि किस तरीके से इसके साथ जुड़ जाने पर ये सहयोग होता है। फिर अब मैं आपको इतना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रख करती हूँ। अब मैं आपको इसके बाद में जो है, जो पंचम वर्ण होता है उसका प्रयोग बताती हूँ कि पंचम वर्ण कैसे अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंचम वर्ण क्या है। आप पंचम वर्ण क्या है कि जैसे आप लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, 5 वर्ण होते हैं, उसमें जो 5वां वर्ण होता है मैं लिख के बता दूं। जैसे ये कहते क वर्ग में, क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंगा, ये आपका पंचम वर्ण है, इसको आप कहते हैं पंचम वर्ण। इसी तरह आपका च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब ये सारे आपके जो हैं वो पंचम वर्ण होते हैं। इन वर्णों का कैसे अनुस्वार में प्रयोग होता है, यानी ये कैसे अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं, अब मैं आपको वो समझाने चल रही हूँ। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। मैंने पंचम वर्ण बता दिया है ताकि मैं दोबारा पंचम वर्ण बोलूँ तो आपको स्पष्ट हो जाए कि पंचम वर्ण क्या है। अब मैंने पंचम वर्ण का अनुस्वार में प्रयोग इसमें लिख देती हूँ। पंचम वर्ण का अनुस्वार में परिवर्तन। पंचम वर्ण मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए, जैसे मैं उदाहरण लिखती हूँ पंचम वर्ण को जोड़ के, शब्द होता है कंगन। अब ये कैसे अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, देखिए कंगन। अब पहले पंचम वर्ण ऐसे जुड़ता था, पुराने समय में पंचम वर्ण मिला के इस तरह से लिख दिया जाता था, मगर आज इसका परिवर्तित रूप अनुस्वार के रूप में इस तरह हो गया है। उसके बाद हो गया पंडित। अब कैसे लिखा जाता है, पंडित। फिर हो गया संध्या। अब होता है संध्या। फिर संपादक हो जाएगा, क्या, संपादक। फिर चंचल, तो हम क्या लिखते हैं, चंचल। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जैसे शब्द है कंगन, क वर्ग का पंचम वर्ण ही वहां क के साथ जुड़ेगा। अगर हम कंगन बोल रहे हैं और आपको पंचम वर्ण जोड़कर अगर लिखना हो तो आप वहां पर अंगा ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि ये कंगन है। इसी तरह जो पंचम वर्ण होगा वो उसी वर्ग के साथ जुड़ता है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो चंचल, फिर कंठ, फिर शब्द है कंघा। कैसे होगा, कंघा। फिर है
संबंध। अब देखिए इसमें दो पंचम वर्ण है तो कैसे होगा, सम पर लगेगा, फिर ब लिखा, इस पे भी लगेगा और फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, तो आपको पंचम वर्ण बनाने के लिए इस तरीके से, बहुत बार आपको ऐसी भी स्थिति आती है कि आप पंचम वर्ण, आपको शब्द दिया जाता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पंचम वर्ण बनाकर लिखें, तो आपको ये वाला न लिख के ये लिखना होगा। ये सारा पंचम वर्ण का प्रयोग है, इसके माध्यम से हम पंचम वर्ण जोड़ते हैं। तो इस तरह से इधर भी देख लीजिए, ये आपका पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है इधर। तो आजकल जो है पंचम वर्ण का प्रयोग संधि के तरह से किया जाता है, संधि के रूप में, जैसे इसको जोड़ दिया जाता है और दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा स्वरूप होता है वो पंचम वर्ण का अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें जो जरूरी बताई, उस आधार पे देखा जाए तो आपको अब इसके अभ्यास की भी ज़रूरत है। तो आप ये देख लीजिए, खड़ी पाई वाले वर्णों को अलग करके लिखना सीखिए कि खड़ी पाई वाले वर्ण जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उसका आधा स्वरूप होता है। जैसे आपको अगर कुछ उदाहरण में होमवर्क दे दूं कि शब्द बनाए, अब इससे आप 2 शब्द बनाइए, इससे भी 2 शब्द बनाए, 2 शब्द लिखे। अब आप सोच करके 2 शब्द लिखिए। तो ऐसे देखा जाए तो हम 4 शब्द मैंने आपको दिए हैं, इन 4 शब्दों को आप 2 शब्द इसके बनाइए जो इनसे शुरू होते हो, जिसके आधार पे आप देखेंगे कि आपको कैसे आधे अक्षर और पूरे अक्षर का प्रयोग आता है। तो चूंकि मैंने आपको वर्ण पढ़ाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको वर्ण के साथ ये भी बता दिया कि वर्ण संयोग क्या होता है। बहुत बार बच्चों को कच्चा, पक्का, ख्याति, कंगन ऐसे शब्द आते हैं तो उन्हें लिखने में बहुत असुविधाएं होती हैं। तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि ये आपके लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। और चूँकि ये रिवीजन सेशन चल रहा है तो इस रिवीजन सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हूँ, क्योंकि आपको परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस कंघा शब्द में कौन सा पंचम वर्ण प्रयोग किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कंघा में कौन सा पंचम वर्ण आता है। जैसे ये लिखा कंगन, तो कंगन में कौन सा पंचम वर्ण है, तो आपको लिखना पड़ेगा अंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पे आपकी परीक्षाएं होती हैं तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।